नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहित कश्यप में, जहां पर मैं लेकर आया हूं एक ज्वलंत मुद्दे पर एक ऐसी वीडियो जहां आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें लॉजिकल और स्टेप वाइज और जो प्रैक्टिकल है वो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं कि चाइना के प्रोडक्ट को, चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम कैसे बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो आज जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है बायकॉट चाइनीज सिंप्लीफाइड पे। ठीक है, अब देखिए कि 3-4 पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आते हैं कि हमें चाइना का बायकॉट क्यों करना है। पहला पॉइंट, चाइना का बायकॉट हमें कितने लेवल पे करना है। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है। तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, क्या हमारे बहिष्कार से, हमारे बायकॉट से क्या उसकी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा पॉइंट निकल कर आता है। चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि हम एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जन क्या कर सकता है इस आंदोलन को लेकर। देखिए, चाइना का विरोध और चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और मैंने स्टडी की इस पूरे के पूरे ट्रेड को लेकर, चाइनीज़ ट्रेड को लेकर कि चाइना किस किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में वो किस नंबर पर है, उसकी डेमोग्राफी सिचुएशन क्या है, उसने ऐसा क्या किया कि पिछले 10-20 साल से वो लगातार अपनी इकोनॉमी को बूम पर बनाए रखा हुआ है। तो मैंने बहुत सारी स्टडी की। ठीक है, और कुछ डाटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ डाटा मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर मैं डाटा के थ्रू बस ये बताना चाहूँगा कि चाइना की रियल पिक्चर क्या है। ठीक है, कि या केवल मीडिया इन्फ्लुएंस से के कारण हम केवल चाइना को बड़ा बना रहे हैं या कुछ चैनल्स चाइना को बहुत छोटा बना रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और मैं जो आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हम बहिष्कार करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट का, तो वो स्ट्रैटेजी जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और स्टेप वाइज। ठीक है ना, हम एकदम से कह सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से अगर हम कहें कि हम 100% बायकॉट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल होगा भी तो वो लॉन्ग टर्म हमारा एक गोल रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना है। क्योंकि देखिए, जब आप देश के साथ हैं और देश, अर्थव्यवस्था भावनाओं से नहीं चलती है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकली डाटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स, एग्जाम्पल्स इन पर बात करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी को लेकर, चाइना की इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, चाइना की डेमोग्राफी सिचुएशन को लेकर लगातार रिसर्च कर रहा था। तो कुछ डाटा मेरे को मिला है। तो मैं बहुत जल्दी डाटा के द्वारा ये बताने की कोशिश करूँगा एक्चुअल चाइना की एक्चुअल पिक्चर क्या है और ऐसा क्या है कि चाइना भारत से क्यों अलग है। मतलब चाइना की पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है जो हम लोग कहीं ना कहीं एब्सेंट कर गए, जो हमारे यहाँ हो जानी चाहिए थी। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन जो मेन मोटो है, जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, वो मेन पार्ट ये है कि हम किस तरह से बायकॉट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है। ठीक है, तो मैं पहले रिसोर्स बताना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जो भी मैं इस वीडियो में जो भी डाटा बोलूँगा, जो भी फैक्ट्स बोलूँगा वो हवा में नहीं होंगे। वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं जो मैं रिसोर्सेज बोलने वाला हूँ उन रिसोर्स से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप खुद भी पढ़ें आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, रिपोर्ट्स को, बुक्स को, तो आप भी एक अच्छा, मेरे से अच्छा विश्लेषण भी शायद आप कर सकें। तो हमको मीडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि वो क्या चला रहे हैं। ठीक है ना, मैं जब बताऊँगा स्ट्रैटेजी तो मैं बताऊँगा कि मीडिया का क्या रोल रहा है और क्या रहना चाहिए था और आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं पहले रिसोर्सेज बताना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या क्या रिसोर्सेज है। देखिए, रिसोर्सेज है, पहला रिसोर्स है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जनेवा से रिपोर्ट छपी थी, नुमान माजिद ने छापी थी, द ग्रेट एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन चाइना। दूसरा है एम्बेसी ऑफ इंडिया, बीजिंग से। तीसरा जो मेरा रिसोर्स जहाँ से मैंने डाटा लिया, economydiscussion.net इंडिया से। चौथा है www.statista.com से। पाँचवा जो मेरा रिसोर्स जो सोर्स रहा वो है www.indiastat.com से। एक बुक भी पढ़ी, दत्ता एंड सुंदरम, वहाँ से कुछ मैंने डाटा लिया है। और 6th इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया 18-19 का। और 7th www.worldexport.com
में जून 18 में बिल्कुल रिसेंटली एक डैनियल वर्कमैन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल छापा जिसके अंदर डाटा है बहुत शानदार। तो वहाँ से मैंने एक ओवरव्यू बनाया और उस ओवरव्यू के बाद फिर मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, एक अपने पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ जिस पॉइंट्स के थ्रू हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बहिष्कार कर सकते हैं, जो ना तो कोई न्यूज़ दिखा रहा है, ना अभी तक मैंने कोई वीडियो देखी, ना सोशल साइट्स पे, बिल्कुल एब्सेंट है। एक हमें एक विज़न बनाना चाहिए, उस विज़न की बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। तभी मुझे लगा कि एक युवाओं तक ये बात पहुँचे, हम एक एज ए सिटीज़न हमारा क्या रोल रहना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि पहले हम को क्या करना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट को किस प्रकार से हमें जो है बहिष्कार करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाइना की एक रियल पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में चाइनीज़ इकोनॉमी किस तरह से रन कर रही है, ठीक है, और वो ट्रेड में कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। 1960s में इंडिया की 2% पॉपुलेशन ग्रोथ थी 60s में, और 2010 में ये 1.4 हो गई, ठीक है। चाइना की 2.5 थी और आज 0.5 हो गई। तो देखिए, पहली चीज़ कि उसने पॉपुलेशन कंट्रोल, चाइना विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और 60 से 10 तक देखिए उसने अपनी ग्रोथ को कम किया है। तो एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि उसने अपनी इकोनॉमी को और अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए क्या काम किया है, ठीक है। देखिए, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, एनालिसिस आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो जो विश्लेषण करते हैं, आप उससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं, क्या ही गुना बुद्धिमान है, आप अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं केवल फैक्ट बताऊंगा, आप खुद विश्लेषण करना कि क्या है रियल पिक्चर। देखिए, इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद मैं बात करना चाहूँगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जिन लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, हिंदी में से हम कहते हैं व्यावसायिक संरचना। इसका मतलब है कि वर्किंग पॉपुलेशन, किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत पार्ट कौन कौन से सेक्टर्स में लगा हुआ है, ठीक है ना। कि भाई 100% वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, 100% वर्किंग पॉपुलेशन में कितना परसेंट प्राइमरी एक्टिविटीज में है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, दोज एक्टिविटीज डायरेक्ट रिलेट टू द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी का मतलब है इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का। टर्सरी का मतलब सर्विसेज। तो ये 3 एक्टिविटीज मेजर होती हैं हमारी किसी भी इकोनॉमी में। तो हमें इसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि हम कुल जनसंख्या की वर्किंग पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत कौन कौन से इकोनॉमी के सेक्टर में लगा हुआ है। तो ये क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं जरा चाइना ने पिछले 10 साल में क्या किया है। देखिए, और उसी के कंपैरिजन में देखिए, डाटा अलग अलग लिया है मैंने, बिल्कुल एक डाटा, हर एक इसके सोर्सेज अलग अलग हैं। फिर मैंने यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश की है ताकि हम कंपैरिजन स्टडी कर पाएं। तो देखिए क्या है, चाइना 2009 में 38.1% प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। 100% वर्किंग पॉपुलेशन में से 38.1% लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में थे, और ऑलमोस्ट 10 साल बाद ये 26 रह गए। इसका मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में से जो पॉपुलेशन है वह क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी देश का डेवलपमेंट का लेवल उसकी इन सेक्टर से हम मेजर कर सकते हैं। किसी देश की अगर अधिक जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई है तो ये बात स्वाभाविक है कि वहां पर डेवलपमेंट का जो रेट है वह धीमा होगा, क्योंकि आप प्राइमरी एक्टिविटीज से जीडीपी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब वाइस वर्सा क्या है कि जहां सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा लोग लगे होंगे, जहां पर सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा लोग लगे होंगे वहां पर जीडीपी भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो आप डेवलपमेंट के एक लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप डेवलपमेंट के पायदान पर ऊपर नजर आएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो देखिए 38 थे, अब 26 रह गए, ठीक है। सेकेंडरी में 27.2 और अब 27.6, यानी कि इंडस्ट्रीज के पार्ट में
औद्योगिक क्षेत्र में जो चाइना की जनसंख्या है वह कांस्टेंट बनी हुई है। तो इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, या फिर जो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए और जितने लोग उस सेक्टर में चाहिए वो पूर्ति हो गई है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो ये डाटा, तो इस डाटा से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब आने वाले भविष्य में अगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है तो ये अवसर हो सकता है अन्य देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए। ठीक है, खैर अब हम सर्विस पे देखेंगे कि 34 थे और 46 हो गए, यानी कि सर्विस में लगातार बढ़े हैं। फिर मैंने वही पहले जो बताया था कि डेवलपमेंट वहां पर ज़्यादा होगा जहां पर सर्विसेज में, जहां पर ज़्यादा एंगेज होगी, नंबर जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है वर्किंग की। ठीक है, अब इसी के उसमें हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जीडीपी 26% लोग लगे हैं, जीडीपी कितना आ रहा है 7.1, यहां पर 46 लगे हैं और 53 आ रहा है। अब इंडिया को भी देखें, 52.12 यानी लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हमारी कहां लगी हुई है, प्राइमरी एक्टिविटीज में। 2009 का डाटा, और 2018 में ये 43 हो गई, थोड़ा कम हुआ, यहां पर ज्यादा कम हुआ, यहां थोड़ा कम हुआ, और कितना आ रहा है 14.6 जीडीपी आ रहा है। ये 21 थे इंडस्ट्रीज में, 24 हो गए, 26 थे 31 हो गए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पर 31% लगे हुए हैं लोग, और जीडीपी कितना आ रहा है 49, यहां पर 43 लगे हैं और 14 ही आ रहा है। यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट अगर सर्विस सेक्टर में ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। ठीक है, ये राष्ट्र को सोचना है, ये नेशन को सोचना है, ये गवर्नमेंट को सोचना है कि हमें कौन से सेक्टर पर ज्यादा खर्च करना है। तो ये तो बात हो गई किनकी, ये बात हो गई कि नेशन को क्या करना है। इसके अलावा मेरे पास और डाटा है। ठीक है, जैसे मैंने रिसर्च में क्या पाया, रिसर्च में मैंने ये पाया कि जो एम्प्लॉयमेंट इन टाउनशिप एंड विलेज, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत अच्छा डाटा मेरे को हाथ लगा है। देखिए इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि चाइना ने अपने रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। एम्प्लॉयमेंट इन टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज में मिलियंस 1978 में जो एंटरप्राइजेस थे वो थे 30 मिलियन, और 2010 में ये हो गए 160 मिलियंस। कहां पर, विलेज में और स्मॉल टाउन या टाउन कह लीजिए, छोटे शहर, कस्बे या छोटे शहर में। यानी कि विलेज और टाउन में जो एंटरप्राइजेस थे वो 30 मिलियन थे, और 2010 में, ये 10 साल पुराना डाटा, 160, अब पता नहीं 170 कितने हो गए होंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं विलेज एरिया पर फोकस कर रहा है, छोटे टाउन्स पे फोकस कर रहा है, वहाँ एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलाए जा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम कुछ ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड में मैं आपको बताऊं, बायलैटरल ट्रेड, दो पक्षीय व्यापार में, बायलैटरल ट्रेड में इंडिया और चाइना की स्थिति 84% ट्रेड इंडो और चाइना के बीच में हो रहा है बायलैटरल ट्रेड में, जिसमें ये 2019 का डाटा मैं बता रहा हूं नवंबर तक का। ठीक है, जिसमें देखिए एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया की तरफ से 63, ये एक्सपोर्ट हुआ है, और इंपोर्ट क्या हुआ है 51.68, ये इंपोर्ट हुआ है। और अगर हम इसको टोटल ट्रेड का देखें तो 84.32। तो भाई अब यहां से और भी सारी चीजें हैं कि भाई कितना कितना बढ़ा। 2014 में ये 16 था एक्सपोर्ट, और आज भी 16 ही है। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बट इंपोर्ट 37 था, आज इंपोर्ट 51 पहुंच गया है। तो लगातार इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। और अब क्वेश्चन वही कि जिस देश से बायलैटरल ट्रेड 84.32 यानी ऑलमोस्ट हम 84 मान के चलें, जिससे बायलैटरल ट्रेड 84% हो रहा है, क्या उसका बायकॉट करना, क्या उसका बहिष्कार करना इतना सरल होने वाला है?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पर उठता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट होती हैं हमारे यहाँ से चाइना को। ऑर्गेनिक केमिकल, ओरियर, स्लैक्स, एस, नेचुरल पल्सेस, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉटन, फैब्रिक, फिश एंड अदर मरीन रिसोर्सेज हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मशीनरीज, साउंड इक्विपमेंट्स, टेलीविज़न, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स और मैकेनिकल अप्लायंसेज, आयरन एंड स्टील। ये स्ट्रक्चर हुआ या कंपोजिशन हम कहते हैं जिसको ट्रेड की। ठीक है, अब सुनिए, तो ये इसके बाद चाइना से टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन से हैं, यानी कि चाइना किसको एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। अगर हम बोलें कि चाइना का एक्सपोर्ट 100% है, उस 100% के एक्सपोर्ट में वह सबसे ज्यादा किसको करता है? यूएस। यूएस को 16%, 16.8% सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये एक्सपोर्ट है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। यानी कि यूएसए को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। फिर हांगकांग को करता है कितना? 11.2%। ठीक है, इंडिया आता है 7वें नंबर पर। इंडिया चाइना के लिए क्या है? 7वें नंबर पर एक्सपोर्टर है, 3%। यानी कि 100% चाइना का 100% एक्सपोर्ट में से 3% एक्सपोर्ट वह भारत में करता है, जो कि 7वें नंबर पर है। तो इसका मतलब हमसे ऊपर 6 देश और हैं जो हमसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ठीक है, और यूएस से डेवलप कंट्री कर रहा है। ठीक है, और बताऊंगा आपको इंडिया अगर इंडिया को मान के चलें, अब इंडिया से कंपैरिजन करें कि 100% इंडिया का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा आपको मैं बताऊं यूएसए का 16.8। और अगर हम एक्सपोर्ट इंडिया की बात करें हम कि इंडिया किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको बताऊं ये फिगर जो है ना सेम है। इंडिया भी 16.8 एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको? यूएस को ही। ठीक है ना, और चाइना को तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना 3rd नंबर पे है, लेकिन हम उससे 51.2 बिलियन यूएस डॉलर डेफिसिट में है। 51.2 बिलियन यूएस डॉलर हम उससे डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे डाटा, बहुत सारा डाटा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आया, और आपको भी इन डाटा से कुल मिलाकर ये समझ में आया होगा कि चाइना भारत की तुलना में ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ताकतवर है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ठीक है, मेरा बस उद्देश्य इस 5-10 मिनट में केवल आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाना था कि भाई ट्रेड के मामले में और वहाँ की जो लोकल पॉलिसीज़ है उसके मामले में भारत से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है। ठीक है, तो बैकआउट करना 84 पॉइंट जहां हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं चाइना से, कहां तक हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो हमारी इकोनॉमी भी बच जाए और चाइना का बहिष्कार भी हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि आज का जो हमारा मुद्दा है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एज ए यूनिट। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सरकार क्यों नहीं रोकती चाइना का माल आने से। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इस पे बैन क्यों नहीं लगा देती। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इस दुनिया की हर एक गवर्नमेंट बहुत सारे एग्रीमेंट करती है, बहुत सारे ट्रीटी पे साइन करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर होता है, और आपने जो अतीत में साइन कर दिए हैं और वो 10 साल के लिए अगर करें तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर तकनीकी दबाव, वो टेक्निकलिटीज हैं, एक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रीटी, एग्रीमेंट्स, और आप कौन से ब्लॉक्स में हैं, जैसे ब्रिक्स में
इंडिया और चाइना शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिसे हम रीजनल इकोनॉमी ब्लॉक कहते हैं। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये कह देना कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बंद करते, वो इतना आसान नहीं है। ये हमारा घर नहीं है कि भाई पड़ोस वाले दुकान वाले से लड़ाई हो गई, अब हम क्यों लें उस दुकान से सामान। अरे भाई ये एक दुकान और एक घर का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला है। WTO है, UNO है। आप ब्लॉक क्या कहते हैं, इकोनॉमी रीजनल ब्लॉक शेयर कर रहे हैं, ब्रिक्स में आप उसके साथ हैं। तो यार आप इतनी उथली बात ना करें, आप थोड़ा सा समझें उन सारी परिस्थितियों को कि सरकार की मजबूरी है। आप इसे कह सकते हैं कि सरकार की मजबूरी है, वो बंद नहीं कर सकती, मगर हमारी मजबूरी नहीं है। सिटीजन की कोई मजबूरी नहीं है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीदे। वो रैशनल है, वो विवेकपूर्ण तरीके से अपने उत्पादनों का चयन कर सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसी के लिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हमारे पास 5 मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, जिन पॉइंट्स से ये क्लियर होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो है यूनिटी, एकता। हमें यूनिटी रखनी है। देखिए, चाइनीज प्रोडक्ट को हम बहुत आसानी से बैकआउट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है और तरीके से एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें बैकआउट करना है। सबसे पहले हमें अपने समाज में यूनिटी दिखानी होगी। हमें अपने दुश्मन का बहिष्कार करना है, लेकिन उस बहिष्कार से पूर्व हमें पता चलता है हम अब तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, समझ रहे हो कि नहीं। तू उस क्षेत्र से है, मैं इस क्षेत्र से हूं, वो यूनिटी नहीं दिख रही है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये इस यूनिटी जब जब कमजोर हुई है, तब तब एज ए नेशन उसको भुगतना पड़ा है। देखिए 1857 के विद्रोह से क्या सीखे। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश की नीतियां देख लीजिए और 1857 के बाद की देख लीजिए। तो यार ये हिंदू मुसलमान का जो खेल खेला जा रहा है, वह खेल केवल सियासी एक कार्यक्रम है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से असहमत हो सकता हूं, मैं राहुल गांधी से असहमत हो सकता हूं, मैं केजरीवाल से असहमत हो सकता हूं। आप भी ऐसा हो सकते हैं कि आप किसी विशेष व्यक्ति से असहमत, विशेष विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, बहुत सही है, असहमत होना चाहिए, आप उसे एक्सप्रेस भी करें, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है। लेकिन जब नेशंस की बात आएगी, जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो हमें एक साथ खड़े होना होगा। तब हमें एक साथ खड़े होना होगा, चाहे वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस पॉलिटिकल पॉइंट्स को लेकर चल रहा है, वो सब आपको साइड में रखना होगा। इसीलिए ना केवल हमको कि हम आपस में भाईचारा करें, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी, वो देखिए वो उनका काम है कि वो किस तरह से देश को ऊपर रखते हैं, देश को सर्वोपरि रखते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम यूनिटी बनाएं अपने अंदर कि हमारी जो पावर है वो कहीं और चैनलाइज ना हो, हम एक राष्ट्र को लेकर खड़े रहें, हम एक देश को लेकर खड़े हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 1857 के विद्रोह का सबसे जो असफल होने का कारण था वो यही था, और इस देश का सबसे बड़ा विद्रोह, आप हिस्ट्री से सीखिए कुछ। और ये आज वही मौका है कि हम एक विद्रोह, एक आंदोलन की जरूरत है, तब जाकर उस चाइना को समझ में आएगा कि नहीं, कि भाई इससे पंगा नहीं लेना है। मेरे को समझ नहीं आता है चाइना का क्या है। चाइना के आसपास जितने भी देश है, ताइवान है, उससे उसका दिक्कत चल रही है, ठीक है, इंडोनेशिया से आइलैंड को लेकर समस्या चल रही है, जापान से उसकी नहीं बनती है, साउथ चाइना सी को लेकर उसके साथ क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स वो खेल रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं, भूटान, क्या कहते हैं, ये तिब्बत से उसकी नहीं बनती है, हांगकांग पर वो अपना अधिकार जमा रहा है, भारत से वो अपना अधिकार जमा रहा है। अरे भाई तुम ही फैल जाओगे क्या पूरा। रूस से सीमा विवाद उसका चल रहा है। तो यार ईस्ट एशिया में ऐसा कोई देश ही नहीं बचा जिससे चाइना का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
और वो फैल रहा है। कितना ज़मीन चाहिए यार, तुम जरा जरा से तो तुम हो नहीं, कहाँ फैलोगे यार, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसको समझ में आ जाएगा कि तुम इन छोटे छोटे देशों को ठीक है तुम चमका सकते हो, लेकिन भारत जैसे देश को, ठीक है, उसको चमकाना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और इतना नुकसानदेह होगा कि इसका नुकसान का जो भरपाई है वो आने वाली पीढ़ी को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चाइना बोलता है कि कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस मत बोलो, चाइनीज़ वायरस मत कहो, तो क्या बोले भाई, बाराबंकी वायरस, ये बाराबंकी से स्टार्ट हुआ। क्या इंसान है यार, मतलब बिल्कुल लॉजिक नहीं है उसकी बात में। तो ऐसे देश के प्रोडक्ट को आपको बहिष्कार करना होगा, देश के लिए करना होगा। हमने किया, अब ये मौका है कि हम देश के लिए कुछ करें, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, हमें यूनिटी करनी होगी, हमें पूरी तरह से यूनिटी को बनाए रखना है। देखते हैं अब केवल कास्ट क्लास, देखिए कास्ट पर, क्लास पर, रेस, अब रेस पर, अब मैं रेस पर आ रहा हूं कि हम क्या करते हैं, उत्तराखंड का व्यक्ति है, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है, उसको भी हम कहते हैं अरे जापानी, अरे चाइनीज, अरे भाई वो जापानी चाइनीज नहीं है, वो इंडियन है, वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो हम उनको चाइनीज जापानी कह देते हैं, उनको विशेष संज्ञा दे देते हैं। ये नहीं करना है, वो हमारे लोग हैं, उनके साथ, तभी वो हमसे कल्चरली डिस्टेंस बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग, जब यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो देखते कि नॉर्थ ईस्ट के लोग उतना घुलते मिलते नहीं थे यहाँ नॉर्थ इंडियन से। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं। और हम लोग क्या, हर एक व्यक्ति रेसिज्म, जो रेसिज्म है वो फैला रहा है, वो नहीं करना है, यूनिटी बनानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी वीडियो सोशल साइट्स पे चल रहा था कि कोई अरुणाचल प्रदेश कोई जिला है, वहाँ पर वो लोग 1962 के बैटल में वो लोग लड़े, युद्ध में वो लड़े थे, वो यूनिट पूरी की पूरी, और वो 70-75 साल के हैं। उनका वीडियो आया है, मतलब वो क्या कहते हैं, आर्मी मैन, वो लोग वीडियो कह रहे हैं कि हम अभी थके नहीं हैं, अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो आज भी हम चाइना का मुकाबला करेंगे। 75 साल के लोग 10-15 की यूनिट वो बोल रहे हैं। तो यार हम लोग तो जवान लोग हैं, हम लोगों को क्या करना है, हमें बंदूक भी नहीं चलाएं तो बहिष्कार करना है, केवल हमें बायकॉट करना है। तो बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या है, यूनिटी बनानी है, ठीक है। रेसिज्म पर भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का आया उसको हम कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है, यूनिटी। दूसरा, एक्शन। एक्शन बोले तो अब जो हमें काम करना है, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, लॉजिकल करना है और स्टेप वाइज करना है। 3 चीजें, एक्शन में क्या, बैकआउट, लॉजिकल और स्टेप वाइज करना है। बहुत आसान है। देखिए मैं बता दूं आपको, जो विरोध है ना, जो बहिष्कार है वो 3 लेवल पर हो सकता है। एक नेशनल लेवल पर, एक कम्युनिटी लेवल पर और एक इंडिविजुअल लेवल पर। देखिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार हो सकता है, एक सामुदायिक स्तर पर बहिष्कार हो सकता है और एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पर बहिष्कार हो सकता है। मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से बहिष्कार करना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो भाई बैकआउट हमें करना है लॉजिकल और स्टेप वाइज। देखिए मैंने 20 जून से 3 वस्तुओं को बहिष्कार किया है। मैं 3 चीज़ों को जो चाइनीज़ होंगी वो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, और यही आपको करना है। आपको क्या करना है कि आप कोई भी 3 आइटम्स, जैसे मैंने 3 आइटम्स को बैकआउट किया है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, या कह लो मतलब जो जिसकी फ्रिक्वेंसी यूज़ करने की ज़्यादा है, मैंने उसको बैकआउट कर दिया है। 3, तो आपको भी क्या करना है, 3 आइटम्स लेने हैं, 3 गुड्स सेलेक्ट करने हैं आपको, कोई से भी। जैसे मैंने क्या लिया है, मैं एग्जांपल बताता हूं। 20 जून से मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, ये प्रण लिया है कि मैं 3 गुड्स स्टेशनरी आइटम्स, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मार्कर है, पेन है और कॉपी है, बोर्ड, जो भी हम स्टेशनरी में यूज़ करूँगा वह चाइनीज़
स्टेशनरी यूज़ नहीं करूँगा। पहला मैंने क्या लिया, स्टेशनरी, दूसरा फुटवेयर, और तीसरा कोई भी डेकोरेटेड आइटम जो भी हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने तो 3 ले लिए हैं, आप भी कोई भी 3 आइटम्स जो है सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन से 3 आइटम्स को बैकआउट करना चाहते हैं। ये 3 आइटम्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, और इन 3 आइटम्स जो भी आपने सिलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी से, आप गारमेंट्स कर सकते हैं, आप होम अप्लायंसेस कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, आप अपनी सुविधा अनुसार 3 आइटम्स कोई भी बैकआउट कर दीजिए 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए, 15 डेज के लिए आपको बैकआउट करना है। ठीक है, और उस 15 डेज के बाद आपको रिव्यू करना है फिर कि इस 15 दिन में क्या कोई ऐसी स्थिति आई थी कि जब मुझे मजबूरन चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना पड़ा हो। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी मैंने क्या है कि क्या इस आने वाले 15 दिन में, यानी कि मैं अगर 15 दिन मान के चलूं, तो अगर मैंने 20 जून को मैंने ये सोचा है कि मैं बैकआउट करूंगा, तो 5 तारीख को, 5 जुलाई को मैं एक बार रिव्यू करूं, 15 दिन बाद मैं रिव्यू करूं कि इन 3 में से क्या कभी ऐसी मेरी मजबूरी आई कि मुझे खरीदना पड़ा हो चाइनीज फुटवेयर, स्टेशनरी या डेकोरेटेड आइटम। ठीक है ना, तो और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ऐसी मजबूरी आई, तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उसका ऑल्टरनेटिव भी लिखना है। ठीक है, और नहीं आई तो अच्छी बात है, फिर हम उसको आगे और प्रोसीड करेंगे। एक चीज और, 15 दिन के बाद आपको इस लिस्ट में 3 प्रोडक्ट और जोड़ देने हैं, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स और जोड़ देनी है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी स्टेशनरी लिया है, डेकोरेटेड आइटम लिया है और फुटवेयर लिया है, तो आगे मैं जोड़ने वाला हूं जो भी होम अप्लायंसेस है वो, मेरा जो भी टेक्निकल गैजेट्स हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद फिर गारमेंट्स को। तो ऐसे ही करके हर 15 दिन में मैं 3 गुड्स को जोड़ूंगा और रिव्यू करूंगा और सर्च करूंगा, खुद से सर्च करूंगा कि क्या इसका इंडियन ऑल्टरनेशन है, क्या कोई इंडियन कंपनी है जो इस पेन को बना रही है, इस टाइप के पेन को बना रही है। तो हम इस तरह से स्ट्रैटेजिकली हम उसको बैकआउट कर सकते हैं। तो हमको यही करना है, और आपको ये मैं टास्क दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि मैंने कौन सी 3 चीजों को बैकआउट किया, कौन सी 3 चीजों को मैंने बहिष्कार किया। तो जितने भी वीडियोस, मुझे पता है कि कितने लोग वीडियोस देखेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने कौन सी 3 चीजों को बैकआउट किया। और सारा जो इस वीडियो का सार है वो यही है कि आप 3 चीजें लीजिए, 15 दिन का आप टेन्योर बनाइए, इन 3 चीजों को मैं पूरी तरह से निगलेक्ट कर दूंगा, नहीं लूंगा मैं। फिर रिव्यू करिए, फिर 3 चीज ऐड करिए, वो तो 3 चीज करनी ही है। फिर कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि 30 दिन में एक व्यक्ति 6 प्रोडक्ट को, 6 गुड्स को बहिष्कार करता है। और ये 200 लोगों तक जाएगी वीडियोस, कम से कम 200, 500, 1000, जितने से जितना ज्यादा होगा आप लोग शेयर करें, ताकि ये प्रोडक्ट है, जितने ज्यादा बैकआउट होगा चाइनीज प्रोडक्ट, उतना ज्यादा हमारे देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यही है लॉजिकल और स्टेप वाइज, कि हम 3 गुड्स लें, 15 दिन का रिव्यू करें और फिर हम उसमें जोड़ते चले जाएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है ये देखेंगे हम। अवेकनिंग, जागरूक करें हम, क्या करें, जागरूक करें हम लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं। क्या बताएं, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने ऑल्टरनेशन के बारे में। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपने ये कर दिया ना, तो बैकआउट करना, बहिष्कार करना बहुत आसान है। ये जगाना बहुत जरूरी है यार, अगर जो जागा नहीं फिर बड़ा मुश्किल है। मैं देखता हूं यार, बैकआउट चाइनीज और चाइनीज मोबाइल, ठीक है चलो आपने पहले खरीदा होगा, लेकिन अब ऐसा ना करें। मैंने
मोस्टली सारे एप्लीकेशंस चाइनीज जो भी थे वो मैंने रिमूव कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिए, क्योंकि ठीक है हम उसका ऑल्टरनेट देख लेंगे, तो हम वो तो कर सकते हैं ना कम से कम अभी। तो अवेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लॉजिक सिखाएं लोगों को। पता है क्या हो रहा है ना, सारा का सारा खेल चल रहा है मीडिया पे, सारा का सारा खेल चल रहा है जर्नलिज्म पे। मैं इस पॉइंट में सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा कि ये आपको अगर देश के बारे में सोचना है ना, तो सबसे पहली बात न्यूज चैनल बंद कर दो, ठीक है ना। यार ये जर्नलिज्म के नाम पर बिल्कुल मतलब एकदम सतही, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, शब्द नहीं है मेरे पास। एक है भाई साहब, क्या बोलूं, मतलब 2000 के नोट में चिप है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो डरती है मरने से क्योंकि वो वन चाइल्ड है अपने माँ बाप के। अबे यार ये कौन सा लॉजिक है, मतलब उस पर अगर इंडियन आर्मी मारेगी तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ये करेगी क्या चाइनीज? कैसी बातें फैला रहे हो यार, क्या र्यूमर फैला रहे हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो युवाओं को, क्या माइंडसेट बना रहे हो? एक भाई साहब नेशन वांट टू नो, इतना तेज चला, इट्स माई शो प्लीज साइलेंट। अबे तेरा शो है तो क्यों बुलाया उसको? और तुम लोग कौन हो यार? तुम लोगों ने 20 हमारे जवान शहीद हुए, क्या उनको दिखाया तुमने? वो 20 नाम चलाए तुमने अपने, और चलाए क्या तुमने? बोले अपने नाम से, अपने मुंह से उन 20 के नाम लिए आपने, उनके घर जाकर स्टोरी कवर की? नहीं की। आप फेक नेशनलिज्म कर रहे हैं, ये फेक नेशनलिज्म है। एक और जर्नलिस्ट वो पूछते जब वैली में अटैक हुआ चाइनीज तो इंडियन आर्मी क्या सो रही थी? यार तुम क्वेश्चन करने वाले कौन हो? तुम एसी के रूम में रिपोर्ट बना रहे हो यार, और तुम उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। ये मत करो, ये मत करो। सेना की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, आर्मी की रिस्पेक्ट करो, आदर दो, ठीक है। और कुछ लोग और हैं प्राइम शो में आते हैं, मैं तो न्यूज़ ही नहीं देखता, मैं बस देखता हूँ कि सोशल साइट पे क्या क्या वीडियो चल रही है। एक हमारे आर्मी के मेजर हैं, ऐसे रॉकेट लेकर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, उधर से कोई पाकिस्तान का चाइनीज़ का वो भी ऐसे। यार ये क्या बचपन चल रहा है? ये जर्नलिस्ट तो हैं ही जो हैं, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये परोस रहे हैं इस नौजवान के सामने, लेकिन यार आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग तो मत करो ऐसा कुछ। एक रियल और एक्चुअल नेशनलिज्म फैलाना है तो आप कुछ इस तरह की अवेकिंग करो। अवेकिंग कोई नहीं कर रहा, कोई मीडिया जो घराना है कोई अवेकिंग नहीं कर रहा, केवल और केवल अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। एक और भाई साहब जिन्हें हिंदू मुस्लिम से फर्क, मैं यहां नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर ये कर पाए, अवेक कर पाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेकिंग करना है, जागाना है, सबको बताना है आपको स्वदेशी क्या है, स्वदेशी क्या है, योगा, आयुर्वेद। और यार जो भी अलग अलग फेक न्यूज चलती हैं, आप उसको क्रॉस चेक करो ना, आप उसको क्रॉस चेक करो कि ये गलत है कि सही है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? जगाना है। आप इंडिविजुअली लोगों को क्या कर सकते हैं? अवेक कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं कर रही है, तो आपको करना है, हमको करना है, मुझे करना है। यही कारण है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है? मोटिवेशन। लोगों को मोटिवेट करना है। किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए? एक्शन के लिए, बायकॉट के लिए, बहिष्कार के लिए मोटिवेट करिए। आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए। जो आप 3 गुड्स लिखेंगे ना कि मैं आज ये, उसको स्टेटस पे डालिए, मेरे कमेंट में तो डालिए, आप अपने स्टेटस पे लगाइए, आप अपनी एफबी प्रोफाइल पे लगाइए कि आज मैंने ये 3 आइटम्स, 3 गुड्स क्या किए हैं? बायकॉट कर दिए। आप इंस्टा स्टोरी बनाइए कि मैंने आज 3 ये बायकॉट किए।
अपनी फ़ोटो बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो फिल्टर लगा के लगाते हो ना इंस्टा पे, आप ये लगाइए कि मैंने आज 3 ये बायकॉट कर दिए। इसको फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। उल्टे सीधे मैसेज और अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, करिए, ये भी करिए, लेकिन मैसेज मत, उल्टे सीधे मैसेज मत सेंड करिए। लेकिन आप ये वाले स्टेटस लगाइए, आप ये वाले फॉरवर्ड कीजिए। तो आप ये काम करना है, आप लोगों को मोटिवेट करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप 10 लोगों को बताएंगे, कितने लोगों को पता चलेगा कि ये एक तरीका सही है कि हम 3 चीज़ों को 3 फिर 3 15 दिन में फिर 3, ठीक है ना, तो 5 दिन में एक गुड्स का आ रहा है। और सोचो ये 500 लोगों तक, 600 लोगों तक ये वीडियो जाती है, तो कितनी प्रोडक्ट को हम बहिष्कार कर पाएंगे। तो ये चेन एक बनाने की मैंने कोशिश की है, और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं देखता हूं कि आप कितने अवेक करते हैं, कितने मोटिवेट करते हैं। और नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। अभी कुछ समय पहले क्या चल रहा था, वो साड़ी चैलेंज चल रहा था ना, साड़ी पहनकर अपनी फोटो लगानी है। आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं क्या, कि ये 3 गुड्स आप जो बैकआउट करेंगे, जो बहिष्कार करेंगे, आप उसकी फोटो लगाकर और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, लिखिए मैंने चैलेंज स्वीकार किया। और 3 आप अपनी गुड्स जो है लिखिए वहां पर और पोस्ट कीजिए, ठीक है ना। वो साड़ी वाला जो चैलेंज एक्सेप्ट हो रहा था, आप इसको भी एज ए चैलेंज लीजिए ना, ठीक है ना। क्योंकि आप और हम जीवित हैं, क्योंकि ये राष्ट्र है, नेशन है, हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, अधिकारों का, राइट्स को यूज कर रहे हैं। तो देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और इस तरह के चैलेंज एक्सेप्ट करें जिनसे देश का, राष्ट्र का कुछ भला हो सके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यही मोटिवेशन 4th मैंने पॉइंट बताया आपको कि चैलेंज दीजिए, कि मैंने आज, आप अपने ग्रुप में डालिए कि मैंने आज ये 3 चीज़ें बायकॉट की। पूछो दोस्त से कि तुमने कितनी की। ये रियल नेशनलिज्म होगा, ठीक है ना। तो वो चैलेंज इतना दूर तक गया था, तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज जिससे कुछ अच्छा भी हो पाएगा, इस चैलेंज को भी आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। अपने इंस्टा स्टोरी, अपने फेसबुक, मेरे कमेंट बॉक्स, अपने ग्रुप में ये ज़रूर फैलाएंगे। इसके बाद कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करेंगे। लास्ट पॉइंट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट कह सकते हैं हम, या स्ट्रैटेजी का लास्ट पॉइंट, स्किल्स। बैकआउट करने के लिए आपको करिए आप बैकआउट। एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर चाइना, देखिए आज चाइना को हम बैकआउट कर रहे हैं, कल को कोई और देश भी हो सकता है जो हमारे साथ इस तरह का माहौल बन जाए जिसके साथ। तो सबसे ज़रूरी है, देखिए वहाँ पर क्या है, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक डाटा मुझे मिला, बहुत सारे डाटा हैं यार, मैं अगर उसे एक्सप्लेन करूँगा तो पता नहीं कितने घंटे की वीडियो। एक डाटा मेरे को मिला, उस डाटा में क्या शो हो रखा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन वाले अनएम्प्लॉयमेंट हैं, यानी कि जो लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन ले रखी है, वो कम बेरोजगार हैं तुलनात्मक जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। ये चाइना की मैं बात बता रहा हूं आपको, यानी कि वहां पे कम पढ़ा लिखा रोजगार है उसके पास, जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके पास रोजगार नहीं है। लेकिन कम पढ़े लिखे वाले व्यक्ति पे क्या है, स्किल्स है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में, जो भी स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुलीग्स, जो भी ये देख रहा है वीडियो, ठीक है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंदर एक स्किल्स जरूर डेवलप करें। कोई भी स्किल्स आप आज ही अपने दिमाग में सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और स्किल्स, ऐसा स्किल्स होना चाहिए जो स्किल्स इकोनॉमी में प्रोडक्टिव हो, जिससे आप कुछ अर्न कर सके, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 1000, जितने भी, मगर अर्निंग हो सके उससे। अगर आप ऐसा स्किल डेवलप कर पा रहे हैं तो आप इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमको ना एजुकेशन दे रही है, स्किल्स नहीं दे रही है, मतलब स्कूलिंग तक तो कम से कम। ग्रेजुएशन में हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, वो एक अलग बात है। तो आपको स्किल सीखना खुद से सीखिए,
देखिए गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और जो उनके आश्रम थे उसमें क्या वोकेशनल स्टडीज कराते थे वो लोग। क्या कराते थे? वोकेशनल स्टडीज कराते थे कि कोई कारपेंटर है। तो इस तरह का कोई भी एक स्किल जो आपको सही लगे, आपको फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी करिए, आप एडिटिंग करते हैं, मतलब कोई भी एक स्किल आप जरूर सीखें। आप पेंटिंग करते हैं तो आप इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकें कि अपनी पेंटिंग बेच के कुछ पैसे कमा सके, इस लेवल का कुछ भी आप एक स्किल जरूर सीखें, कुछ भी आप एक स्किल जरूर सीखें। मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कर पाते हैं तो आने वाली 10 साल में हम बहुत आगे चले जाएंगे, अगर हर एक व्यक्ति पे स्किल्स होगा तो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स मेरे जो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेटेजिकली हम लोग उसको विरोध करेंगे। दूसरी, अब लास्ट वार्निंग तो रह गई, चाइना को वार्निंग भी तो देनी है। ठीक है, तो भाई चाइना को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो यार, तुम लोग बहुत ताकतवर हो, ये ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, हम भी कम नहीं है, ये आप भी सुन लो। लेकिन हमारे यहाँ बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गांधी जी जैसे शांतिवादी लोग पैदा हुए हैं, हम उस भूमि से हैं। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि अहिंसा से ही काम चल जाए, प्रेम से काम चल जाए। लेकिन यदि बात युद्ध की आएगी तो हमारे यहाँ अशफाकुल्ला खान, हमारे यहाँ भगत सिंह, रामभोज, हमारे यहाँ सुखदेव, हमारे यहाँ ऐसे क्रांतिकारी लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये उन क्रांतिकारी लोगों की भी ये भूमि है। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं, या तो बुद्ध से मान जाओ या फिर युद्ध से मान जाओ। हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम अगर युद्ध होगा तो मेरे हाथ में कम से कम, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे हाथ में चौक, पेन, कलम की जगह अगर बंदूक भी होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और कोई नहीं हटेगा पीछे जब देश पे बात आएगी। तो वो स्थिति ना आए, वो स्थिति ना आए, और आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आएगी तो हमारा युवा, मैं तो कहता हूँ चाइनीज़ ये जिंग पैंग चुंग को पकड़ के लाओ और दिखाओ यहाँ आर्मी में भर्ती कैसे होती है। तुम्हारे देश की तरह ज़बरदस्ती भर्ती नहीं करते, हमारे यहाँ लोग तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ लोग तैयारियां करते हैं। किसके लिए? आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो भाई सुधर जाओ। ठीक है, अगर वहां तक पहुंचेगा, अगर ये वीडियो की चाइना तक पहुंचे तो अच्छी बात है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करें और चाइनीज प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करें, बहिष्कार करें और देश को बुलंदियों तक लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।